आज के वक्त में जब हर कोई इंटरनेट के जरिए या तो पैसे कमा रहा है या फिर कमाने के तरीके ढूंढ रहा है, तो ऐसे में अगर एक ऐसी वेबसाइट का पता चले जो क्रिएटर्स को अपने कंटेंट के बदले मिलियंस में कमाने का मौका दे रही है, तो क्या ही कहने। आज बात ऐसी ही एक वेबसाइट की जहां लोग अपने कंटेंट से सीधे पैसे कमाते हैं। ना कोई मिडिलमैन, ना कोई ट्रेडिशनल मीडिया, बस क्रिएटर और ऑडियंस। लेकिन अगर यही प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल डिजिटल स्पेसेस में से एक बन जाए, तब क्या हो। एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग एम्पावरमेंट कहें तो कुछ कंट्रोवर्सी। जी हाँ, ये कहानी है ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म ओनली फैंस की। असल में ओनली फैंस के अरबपति मालिक लियोनिड रेडविन्स्की का 43 साल की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। कंपनी ने 23 मार्च को इसकी जानकारी दी। ऐसे में रेडविन्स्की की डेथ के बाद से ही अब ओनली फैंस की फ्यूचर ओनरशिप को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब बात करते हैं ओनली फैंस की। तो ओनली फैंस की बात करें तो ये एक लंदन बेस्ड डिजिटल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है। यानी क्रिएटर्स यहाँ कंटेंट डालते हैं और यूजर्स उसे देखने के लिए पैसे देते हैं, मंथली फी या पे पर व्यू के जरिए। मतलब क्रिएटर्स वीडियो और फोटो पोस्ट करते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स से टिप्स या हर महीने की फीस ले सकते हैं। इसका मॉडल सिंपल है। क्रिएटर कंटेंट बनाएगा, ऑडियंस पैसे देगी और प्लेटफॉर्म बीच में सिर्फ एक मीडियम होगा। ज्यादा फॉलोअर्स, हाई एंगेजमेंट और ऑनलाइन कमाई की वजह से लोगों के बीच ये एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। ये क्रिएटर्स और फैंस या सब्सक्राइबर्स को लाइव स्ट्रीम, पर्सनल मैसेजेस और अपनी पसंद के फोटो वीडियो बनवाने के लिए सीधे रिक्वेस्ट भेजने की भी परमिशन देता है। मतलब क्रिएटर्स अपने सब्सक्राइबर्स के साथ सीधे जुड़े रहते हैं और फोटो, वीडियो और लाइव स्ट्रीम के जरिए पैसे कमाते हैं। इसमें सब्सक्राइबर्स क्रिएटर्स को सीधे मैसेज भी कर सकते हैं। ये ऐसे क्रिएटर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जो अपनी शर्तों पर काम करना और कंटेंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए क्रिएटर्स अपना अकाउंट बनाते हैं और अपनी पसंद का कंटेंट पोस्ट करते हैं। क्रिएटर्स खाना बनाने से लेकर फिटनेस वीडियो तक कई तरह का कंटेंट शेयर करते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा जाना जाता है अपने पोर्नोग्राफी कंटेंट के लिए। कंटेंट के बदले ओनली फैंस सभी पेमेंट्स में से 20% हिस्सा अपने पास रखता है। यानी वो क्रिएटर्स को उनकी अर्निंग का लगभग 80% हिस्सा देता है, जो इसे बाकी प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है। हालांकि देखा जाए तो शुरुआत में ये प्लेटफॉर्म फिटनेस ट्रेनर्स, म्यूजिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी पहचान बदलने लगी। ओनली फैंस की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। तब इसे यूके के एक एंटरप्रेन्योर टिम स्टॉकली ने लॉन्च किया था। टिम का आइडिया बिल्कुल सिंपल था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां क्रिएटर्स डायरेक्टली अपने फैंस से अर्न कर सकें। हालांकि शुरुआत में इसकी ग्रोथ कुछ धीमी रही, लेकिन साल 2018 में इसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब यूक्रेनियन अमेरिकन बिलियनर लियोनिड रेडविन्स्की ने इसमें स्टेक लिया। रेडविन्स्की ने 2018 में ओनली फैंस की पेरेंट कंपनी फेनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड को इसके संस्थापक टिम स्टोकली से खरीद लिया। इसके बाद वो कंपनी में लगभग 75% हिस्सेदारी के साथ मेजॉरिटी शेयर होल्डर और बोर्ड के निदेशक बन गए। इसके बाद प्लेटफॉर्म ने तेजी से ग्रो तो करना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये एक अडल्ट कंटेंट ड्रिवन बिजनेस के रूप में इवॉल्व हुआ। फिर आया साल 2020 यानी कोविड-19 पेंडेमिक। कंपनी की तेजी से हुई तरक्की इस दौरान और भी तेज हो गई, क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन था, लाखों लोग घरों में बंद थे, जॉब्स खत्म हो रही थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने इसे एक ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स और एक डिजिटल बिजनेस के रूप में देखा। नतीजतन ओनली फैंस पर क्रिएटर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, जिसने इसे मेन स्ट्रीम चर्चा का हिस्सा बना दिया। अब तक इसके यूजर्स की संख्या 300 मिलियन से ज्यादा हो गई थी और इसने सालाना $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया। इसके तेजी से बढ़ने की एक वजह ये भी थी कि अब तक ये प्लेटफॉर्म लाखों लोगों के लिए एक बेहतरीन इनकम सोर्स के साथ साथ कई लोगों के लिए सर्वाइवल टूल तक बन चुका था। क्रिएटर्स यहाँ लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ पैसा होता है वहाँ कंट्रोवर्सी भी होती है। ओनली फैंस भी इससे अछूता नहीं था। इसे अक्सर अडल्ट कंटेंट से जोड़ा गया और ओनली फैंस की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा विवाद भी यही से जुड़ा है। हालांकि ये टेक्निकली हर तरह के कंटेंट की परमिशन देता है, लेकिन रियलिटी यही थी कि इसकी पॉपुलैरिटी और इनकम का बड़ा हिस्सा अडल्ट क्रिएटर्स से आया। रेडविन्स्की के मालिकाना हक में कंपनी के आकार और लोकप्रियता में आए जबरदस्त उछाल की वजह से इसके अडल्ट कंटेंट को लेकर लॉ मेकर्स और रेगुलेटर्स की नजर भी इस पर पड़ी। ओनली फैंस पर बच्चों की यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट शामिल होने के भी आरोप लगे। ऐसे में अपने कंटेंट को लेकर बढ़ते दबाव और जांच पड़ताल के बीच ओनली फैंस ने अगस्त 2021 में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट या एडल्ट कंटेंट को बैन करने की घोषणा कर दी। लेकिन यूजर्स और क्रिएटर्स ने इसका जबरदस्त विरोध किया।
एक तरफ जहां लाखों लोगों की इनकम इस पर निर्भर थी, वहीं प्लेटफॉर्म की ग्रोथ भी उसी से जुड़ी थी। इस सब को देखते हुए आखिरकार कुछ ही दिनों बाद कंपनी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ओनली फैंस ने बहुत कम वक्त में ही एक मैसिव डिजिटल इकोनॉमी खड़ी कर दी। कंपनी की सबसे नई कंपनीज हाउस फाइलिंग के मुताबिक 2024 में कंपनी ने $1.4 बिलियन का रेवेन्यू कमाया और इस दौरान इसके 377 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। उस साल लगभग 4.6 मिलियन क्रिएटर्स इस साइट पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस इकोसिस्टम बन गया है। लेकिन साल 2024 में ये फिर से जांच के घेरे में आ गया, जब ब्रिटिश रेगुलेटर्स ऑफकॉम ने बच्चों के इस साइट से जुड़े होने के आरोप की जांच शुरू की, क्योंकि कंपनी के नियमों के मुताबिक यूजर्स की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर कंपनी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही थी। हालांकि कंपनी ने इस समस्या के लिए तकनीकी गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में ऑफकॉम ने ये जांच तो बंद कर दी, लेकिन कंपनी पर लगभग £1 मिलियन का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि ऑफकॉम यानी ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस यूके की कम्युनिकेशंस इंडस्ट्रीज के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी और कंपटीशन अथॉरिटी है। ये टीवी और रेडियो पर नजर रखने के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशंस, पोस्टल सर्विसेज और रेडियो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट की भी देखरेख करती है। ये ऑनलाइन सर्विसेज के सही और सुरक्षित इस्तेमाल के अलावा कंपनियों द्वारा यूजर्स को नुकसान से बचाने के लिए असरदार सिस्टम की मौजूदगी को भी सुनिश्चित करती है, जिससे लोग धोखाधड़ी का शिकार न हो। ओनली फैंस के कई यूजर्स ने ये भी आरोप लगाया कि ओनली फैंस के क्रिएटर्स समझकर जिन लोगों के साथ वो चैट कर रहे थे, असल में वो थर्ड पार्टी थे। रेडविंस्की के निधन से ओनली फैंस के भविष्य के मालिकाना हक को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। फिनिक्स इंटरनेशनल में उनकी हिस्सेदारी 2024 से LR फिनिक्स ट्रस्ट के तहत रखी गई है। फोर्ब्स के मुताबिक उनके निधन के समय उनकी कुल संपत्ति लगभग $4.7 बिलियन थी। इस साल की शुरुआत में ऐसी खबरें भी आई थी कि ओनली फैंस एक इन्वेस्टमेंट फर्म आर्किटेक्ट कैपिटल को अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। इस सौदे में कंपनी का वैल्यूएशन लगभग $5.5 बिलियन हो सकता है, जिसमें कंपनी पर मौजूद कर्ज भी शामिल है। यूक्रेन में जन्मे और शिकागो में पले बढ़े रेडविंस्की ने डिजिटल बिजनेस और निवेश के जरिए अपना एम्पायर खड़ा किया था। ओनली फैंस के अलावा उन्होंने 2009 में लियो नाम की एक वेंचर कैपिटल फर्म भी शुरू की थी, जिसका मुख्य फोकस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स पर था। इसके अलावा उन्होंने 2004 में माई फ्री कैम्प्स नाम से एक अडल्ट वेब कैम्प साइट भी लॉन्च की थी। देखा जाए तो ओनली फैंस ने कई चीजें बदली, जैसे कंटेंट क्रिएशन का तरीका, अर्निंग मॉडल और ऑडियंस क्रिएटर रिलेशनशिप। लोगों के मुताबिक ये एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा एक सिंबल बन गया। सिंबल डिजिटल इंडिपेंडेंस का, नई इकोनॉमी का और बदलती सोच का। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ सवाल भी आते हैं, जैसे कि क्या डिजिटल फ्रीडम की कोई सीमा होनी चाहिए? क्या पैसा हर चीज को जस्टिफाई कर सकता है? और क्या प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? ओनली फैंस भी इन्हीं सवालों के बीच खड़ा है। आज की डिजिटल दुनिया में शायद ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक आईना है, जो हमें दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में हम क्या बन रहे हैं और क्या बन सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।